हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 16 अक्टूबर 2020। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है, तो उसी को लेकर हम लोग एडिटोरियल सेक्शन जो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ी थोड़ी झलकियाँ लेते जाएंगे कि आखिर टॉपिक क्या है, उस पर संपादकीय में क्या कहना चाह रहे हैं। तो यह जिम्मेदारी सामूहिक है, ये जनसत्ता न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है। लड़कियों की तरह लड़कों को भी सीख देकर, उनकी हदों का एहसास कराकर उन्हें बेलगाम होने से रोका जा सकता है। वे कब क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, उनके मित्र परिचित कौन हैं, इसकी पूरी जानकारी परिवार वालों को होनी चाहिए। ये कदम जब उनमें सुधार लाएंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज में भी बदलाव आएगा और बलात्कार, छेड़खानी जैसे जघन्य अपराध भी कम होने लगेंगे। हाथरस की घटना ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी है। निर्भया मामले में बलात्कारियों का वकील अंत तक उन भयानक अपराधियों को बचाने का जुगत लगाता रहा, फांसी की तारीखों को आगे बढ़वाता रहा, पर अंततः उसकी हार हुई। अंतिम सुनवाई के बाद मीडिया के सामने कुटिल हंसी के साथ उसमें से एक अपराधी ने कहा था, वह लड़की अगर इतनी ही अच्छी थी तो रात के 12:30 बजे बाहर क्या कर रही थी। इस तरह वह महिलाओं के प्रति अपनी कुत्सित मानसिकता का परिचय दे रहा था। हमारे समाज के एक बड़े तबके की भी यही सोच है, जिसके तहत वह औरतों को अपनी इस्तेमाल की वस्तु और गुलाम समझकर उसकी हदों को अपनी इच्छा अनुसार तय करना चाहता है, उसके साथ मनमानी करना चाहता है। यही सोच हाथरस, बारा, टोंक, मुजफ्फरपुर, लखनऊ सहित देश के हर हिस्से में रोज होते बलात्कार और तमाम प्रकार के यौनिक अपराध की वजह भी है। निर्भया कांड के बाद महिलाओं के प्रति आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए गठित जस्टिस वर्मा समिति ने वर्ष 2013 में अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने बलात्कार, छेड़छाड़, कार्यस्थल पर होने वाले लैंगिक अपराध सहित तमाम यौनिक अपराधों पर सख्त कानून बनाकर इस संदर्भ में अपनी प्रतिबद्धता सिद्ध करने की कोशिश की थी। विभिन्न मामलों में फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक के कठोर प्रावधान किए गए। इन संदर्भों में लोगों की समझ और जागरूकता भी पहले के मुकाबले बढ़ी है। तभी अब पहले की तुलना में कई गुना ऐसे मामले कानून की चौखट तक पहुंचने लगे हैं। साथ ही अनावश्यक शर्म और हया की दीवारें भी कमज़ोर होने लगी हैं। यह मानी हुई बात है कि हर बेहतर प्रयास को कमोबेश सफलता मिलती ही है, पर क्या इससे ऐसे जघन्य अपराध कम हुए हैं? लड़कियों को समानतापूर्वक सुरक्षित तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी मिल सकती है। कदम कदम पर लैंगिक भेदभाव के जाल से लड़की मुक्त हो पाई है। क्या ये सख्त प्रावधान और लोगों की बढ़ी जागरूकता लगभग हर मिनट गलियों, चौक चौराहों, सड़कों और यहाँ तक कि घरों में होने वाले बलात्कार और छेड़खानी के अपराधों में कमी ला पाएं? अपने अन्न के अपराध का दंड और दंश झेलती, तिल तिल कर मरती औरतों का दर्द क्या यह कानून कुछ कम कर सका? प्रश्न अनगिनत है और दुखद स्थिति यह है कि ज़्यादातर का उत्तर नहीं में है। आज भी बलात्कार, छेड़खानी और ऐसे अन्य अपराधों के अधिकांश मामले झूठे सम्मान, कानूनी समझ की कमी, रसूखदारों का असर, गरीबी, सामाजिक बनावट, औरतों की दोयम स्थिति आदि के कारण दबे रह जाते हैं। और इन जटिल मुद्दों का हल तलाशने की जिम्मेदारी हमारी पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था और सरकार सबकी सम्मिलित रूप से आवश्यक है कि सभी इस बेलगाम दौर पर रोक लगाने के लिए अपने अपने हिस्से का काम करें। यह है सहारा न्यूज़पेपर। माफिया के साए में बॉलीवुड।
सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से ड्रग्स का विषय अन्वेषित हुआ है, बॉलीवुड जिस तरह नारकोटिक्स माफिया के साए में फंसा हुआ है, यह पूरे देश में चर्चा का विषय है। सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका रिया चक्रवर्ती और उसके भाई सौविक चक्रवर्ती तथा उनके मैनेजर, इन सबको किस तरह नारकोटिक्स ब्यूरो ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। जिस अंदाज में जांच का दायरा करण जौहर, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर तक पहुंचा, उससे पूरे बॉलीवुड के बारे में जानकर संपूर्ण देश अवाक रह गया। मामला संसद में गूंजा। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद एवं फिल्म स्टार रवि किशन ने मामले को लोकसभा में उठाया। रवि किशन द्वारा मामला लोकसभा में उठाए जाने के बाद जिस तरह राज्यसभा में मशहूर अदाकार एवं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे विवाद ने और तूल पकड़ लिया। जया बच्चन ने रवि किशन के बारे में कहा कि वह जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। निश्चित तौर पर उसकी प्रतिक्रिया होनी थी और पूरा बॉलीवुड जो दो खेमों में बट गया। एक ओर जो ड्रग्स माफिया और ड्रग्स का सेवन करने वालों के प्रति सहानुभूति रखता था, तो दूसरा पूरे बॉलीवुड को जो ड्रग्स के चंगुल से मुक्त कराने के पक्ष में था। पूरे देश में ड्रग माफिया का प्रभाव है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के कार्यकाल में 2005 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एमके नारायण ने स्वयं स्वीकारा था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉलीवुड में बड़े पैमाने पर दाऊद इब्राहिम और माफिया का पैसा लगा हुआ है। जिस तरह से ड्रग्स का मामला सामने आया, उससे सिद्ध होता है कि बॉलीवुड जिस तरह से ड्रग्स और माफिया के चंगुल में है, ऐसे में रवि किशन ने जो मांग की है, उनके आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य जांच एजेंसियों को मिलकर ड्रग्स को पूरे तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से बॉलीवुड के ही कुछ सितारे और मीडिया का एक बड़ा वर्ग ड्रग्स लेने वालों के प्रति सहानुभूति का भाव रखता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कोरोना काल में देश का स्वास्थ्य, ये मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। अब है दैनिक जागरण, इसका टॉपिक है अराजकता में ना बदले सहमति। आइए एक ऊर्जा वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं जो आज मोटिवेशन दे। योग बिना भक्ति के उसी तरह है जैसे सोनार बिना सोना के। हमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की ही साधना करनी चाहिए। सिर्फ आसन और प्राणायाम करने से परम सत्ता को नहीं पाया जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति भी भगवान को पा सकता है, जबकि एक विद्वान को भी उनको प्राप्त नहीं कर सकता है। वास्तव में ज्ञान क्या है? सभी वस्तुओं में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने की चेष्टा ही ज्ञान साधना है। सभी वस्तुओं में परमात्मा की सत्ता को अनुभव करने के लिए प्रायः लोग आध्यात्मिक साधना करते हैं। उनकी वह ज्ञान साधना तभी संभव मानी जाती है जब उन्हें यह बोध होता है कि सभी वस्तुएं परमात्मा ही हैं। हिंदुस्तान पेपर का टॉपिक है भरपूर अनाज के बावजूद भूख। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज है 16 अक्टूबर, तो आज मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, तो उसी से रिलेटेड है। आज विश्व खाद्य दिवस है और इस साल संयुक्त राष्ट्र का संदेश है बढ़ें, पोषण करें और साथ रहें। कोरोना वायरस के माहौल में दुनिया को समझ में आया कि भोजन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ें, पोषण करें और साथ रहें पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हमें दुनिया में एक ऐसा तंत्र बनाना होगा जो न केवल कृषि को संकट से निकाले, बल्कि खाद्य तंत्र को उस दिशा में ले चले जहां सबके लिए पोषण भोजन का प्रबंध हो सके। कोरोना के समय पूरी दुनिया को कृषि क्षेत्र एक आधार के रूप में नजर आया। भारत में देखा गया है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ
23.9% था, तब कृषि ही सकारात्मक विकास दर को बरकरार रख सकी। कृषि में आपदा के समय भी 3.4% की विकास दर देखी गई। इस क्षेत्र का महत्व लोगों को पता चल गया। कृषि की इस देश में सिलसिलेवार अनदेखी हुई है, जबकि यह क्षेत्र इस देश की रीढ़ है। दर्शकों ने देश की नीति रही है कि उद्योग जगत के लिए कृषि से समझौता किया जाए। सोच की यह नाकामी आपदा के समय सामने आई है। अब ज़रूरी है कि हम खेती किसानी को इतना संपन्न बनाएं कि किसानों की आय बढ़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल क्यू डोई ने कहा कि आज तक हम सोचते थे कि अमीर आदमी के पास पैसा आएगा, वह उसे नीचे पहुंचाएगा, लेकिन यह सोच नाकाम हो चुकी है। अब समय बदल गया है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आज बेशक दुनिया का ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं। भारत में अगर देखें तो कृषि सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। 50% जनसंख्या कृषि से जुड़ी है। 70% ग्रामीण घर खेती से जुड़े। अब समय आ गया है कि हम कृषि को सबके हित में पटरी पर लाएं। कृषि क्षेत्र में इतनी क्षमता है कि उसे हम पावर हाउस ऑफ ग्रोथ बना सकते हैं। कोरोना वायरस के समय यह संदेश साफ उभर कर सामने आया। कई दर्शकों ने हमारे देश में जो सोच रही है और जिसे विश्व बैंक और IMF ने आगे बढ़ाया है कि खेती से लोगों को निकाल कर शहरों में लाना है। जब लॉकडाउन हुआ तो लाखों लोग घर वापस गए। सबको पता चला इतनी बड़ी संख्या में लोगों को शहर लाना गलत नीति थी। अब वापस कोशिश हो रही है कि लोगों को गांव में ही रोका जाए, लेकिन यह काम झटके में संभव नहीं है। गांव को धीरे धीरे इस योग बनाना होगा कि वे अपने लोगों को संभाल कर रख पाएं। इसके लिए गांव में कृषि को मजबूत करना सबसे ज़रूरी है। किसी एक गांव या एक राज्य में करने से नहीं होगा। हमें मिलजुल कर एक ऐसा तंत्र बनाना होगा कि हम मिलकर आगे बढ़े और सबका पोषण करने में कामयाब हो। कल 15 अक्टूबर था, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे था। तो इनसे रिलेटेड एक टॉपिक है जो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर कलाम की याद। वह दुनिया की सबसे मासूम कौम में भरपूर जगह रखते हैं। यह कौम है बच्चे। बच्चे जिसे मोहब्बत करने लगे, बच्चों को जो मोहब्बत करने लगे, समझ लो वो वहाँ मक्कारी नहीं है, वहाँ तो हृदय की पवित्रता का जादू चलता है। मैं अपनी मुलाकातों का जिक्र नहीं करता, मगर यह अनुभव ज़रूर बता सकता हूँ कि आज तक मिली हर शख्सियत से उनका मिलना सबसे अलहदा, सबसे पवित्र था। कल उनका जन्मदिन था। सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं कि जिस चश्मे से उन्हें देखिएगा, उसी चश्मे में हर उस शख्स को देखिए जिसे आप मानते हैं। अगर राजनीति में कोई डॉक्टर कलाम से 20 होगा तो सरलता से उनसे 17 ही होगा। कोई विज्ञान में 20 होगा तो सच्चाई में 18 ही होगा। कलाम हो सकता है कि हर ओर 18 ही हो, मगर जिधर है उधर मजबूत है। मैं हमेशा उन्हें लीडर मानता हूँ जो बहुत सारे विषयों में दखल रखता है। मेरा लीडर हर दिशा में दौड़ने वाला इंसान होगा, भले वह सेकंड या थर्ड आए, मगर उसकी मौजूदगी हर ओर हो। और ऐसी खूबी वाले डॉक्टर कलाम की वह आखिरी व्यक्ति थे जिनसे मैंने हाथ मिलाया था। इंतज़ार है कोई तो आए जो बैठे तो विषय की बाध्यता ना रहे, उसका वजूद बोलता रहे। कलाम ऐसी ही भरपूर शख्सियत थे। तो ये था आज का संपादकीय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं।